तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग के बीच आरवीएस टीचिंग पे। आज आरवीएस टीचिंग पे आप लोग के बीच कल का टॉपिक रेगुलर करने के लिए आए हैं। तो छोटू मैं आपको बता दूं, आपका चैप्टर चल रहा था जीवों में जनन। तो जीवों में जनन जो आपका चैप्टर चल रहा था उसमें आपको बताया गया था जो जनन दो प्रकार के होते हैं छोटू। उसमें पहला होता है आपका लैंगिक जनन और दूसरा होता है अलैंगिक जनन। तो बताया गया था कि हर हमेशा लैंगिक जनन में दो जीव भाग लेते हैं और अलैंगिक जनन में हर हमेशा एक जीव भाग लेते हैं। अगर बात किया जाए क्लोन बेस्टियों का, तब बताया गया था कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतान होते हैं वो माता पिता के समान एवं समरूप होते हैं, लेकिन लैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं वो माता पिता के समान एवं समरूप नहीं होते हैं। तो अलैंगिक जनन से जो उत्पन्न संतान होते हैं ना अपना, उसमें माता पिता का गुण जो भाग लेते हैं, जिसमें मेल अगर भाग लेते तो उनका गुण पाया जाता है, अगर फीमेल भाग लेते तो उनका गुण पाया जाता है। तो बोला जाता है इससे जो उत्पन्न संतान होते हैं वो माता पिता के समान मिलते जुलते हैं, जिस कारण से हम उसे क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। तो छोटू नेक्स्ट टॉपिक को क्लियर करते हैं। उसके बाद बताया गया था अलैंगिक जनन की बहुत सी विधियाँ हैं। अलैंगिक जनन की विधि में सबसे पहले आपका बताया गया था द्विखंडन। क्या बताया गया था? द्विखंडन। छोटू अगर द्विखंडन की बात किया जाए, तो द्विखंडन में भी आपको बताया गया था जो द्विखंडन की जो प्रक्रिया होती है तो उसमें बताया गया था कि एक मातृ कोशिका हर हमेशा दो पुत्री कोशिका का निर्माण करेगी। एक मातृ कोशिका हर हमेशा दो पुत्री कोशिका का निर्माण करेगी। तो छोटू देखिएगा, सबसे पहले उसमें आपका बताया गया था सरल द्विखंडन, अनुप्रस्थ द्विखंडन। देखिए सरल द्विखंडन, अनुदैर्घ्य, और आज आपका चलने वाला है अनुप्रस्थ द्विविभाजन। देखिए छोटू, अगर अनुप्रस्थ द्विविभाजन की बात किया जाए, अनुप्रस्थ द्विविभाजन, एक मिनट रुकिएगा। तो देखिए अगर अनुप्रस्थ द्विविभाजन की बात किया जाए तो देखिए सबसे पहले कल जो बताया गया था अनुदैर्घ्य, उसमें आप देखे थे युगलीना हर हमेशा लंबवत गति करता था। क्या करता था? लंबवत गति करता था। युगलीना लंबवत गति करता था, लेकिन उनका जो केंद्रक था वो वृत्ताकार पथ पे गति करते थे। लेकिन यहाँ आप देखिएगा अनुप्रस्थ जो द्विखंडन है, अनुप्रस्थ द्विखंडन, यह द्विखंडन की जो प्रक्रिया होती है ना, सबसे पहले जीवाणुओं में होता है, दूसरा पैरामीशियम में होता है और तीसरा डाइटम में होता है। क्या होता है? जीवाणुओं में होता है, पैरामीशियम में होता है और डाइटम में होता है। छोटू इतना चीज तो क्लियर है, लेकिन हम किसी एक के बारे में पढ़ेंगे तब ना समझेंगे। तो देखिए हम आज पढ़ने वाले हैं पैरामीशियम के बारे में। तो सबसे पहले आप इसके बारे में जान लीजिए। पैरामीशियम जो होते हैं ना, पैरामीशियम यह एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, लेकिन अमीबा से उच्चतर जीव है। यानी कहने का मतलब इनके शरीर में इसके ऊपर कांटेनुमा सुख पाए जाते हैं, कांटेनुमा संरचना पाए जाते हैं। ये जो आप संरचना जो देख रहे हैं ये सभी में पाया जाता है। तो ये कांटेनुमा जो संरचना पाए जाते हैं ना, इन्हें कहा जाता है सीलिया। क्या कहा जाता है? सीलिया। और सीलिया जो कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है सीलिया। सीलिया, ये जो सीलिया होते हैं ना, ये सीलिया इनके प्रचलन में मदद करते हैं। क्या करते हैं? प्रचलन में मदद करते हैं सीलिया। इसके साथ ये जो अपना होता है, ये जो आप देख रहे हैं कुछ डिजाइन जो देख रहे हैं, ये होता है आपका संकुचनशील रिक्तिका। यानी इसके परिवहन के लिए जिम्मेवार होते हैं ये, और प्रचलन के लिए जिम्मेदार होते हैं क्या? सीलिया। इसकी आकृति कोई पूछे छोटू, तो इसकी जो अपनी आकृति होती है ना, इसकी आकृति होती है चप्पल की आकार की। कैसी होती है? चप्पल की आकार की। तो आप जान के इतना चीज जानते होंगे पहले से, जो पैरामीशियम एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, जो क्या है, स्थल पे निवास करते हैं, कोशिकीय जीव है। इसकी आकृति चप्पल के आकार की होती है। यह अमीबा से उच्चतर जीव है। इसमें छोटे छोटे कांटेनुमा सुख पाए जाते हैं, जिस कारण से यह क्या करते हैं, प्रचलन करते हैं। देखिए छोटू, उसके बाद इसमें जो ये जो आपका जो संरचना दिख रहा है ना, यह है आपका केंद्रक। क्या है छोटू? केंद्रक। तो आप जानते हैं कि किसी भी कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग अगर बात किया जाए तो किसी भी कोशिका का महत्वपूर्ण भाग में आपका आता है केंद्रक। अगर केंद्रक की बात किया जाए तो इसी में आपका पाया जाता है डीएनए, इसी में आपका पाया जाता है आरएनए, उसके बाद डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम, ये सब किस में पाए जाते हैं छोटू? केंद्रक में पाए जाते हैं। ये संकुचनशीलता जो होता है वो इनके अंदर के परिवहन में मदद करते हैं, जबकि ये जो आपका सीलिया होते हैं वो प्रचलन में मदद करते हैं। देखिए कहते हैं जब अमीबा वैक्स होता है, यह इसका फर्स्ट स्टेज है। कह रहा है कि जब अमीबा वैक्स होते हैं तो इनके अंदर जो केंद्रक जो पहले से जो वृत्ताकार है वो क्या होता है? लंबवत विभाजन होना शुरू हो जाता है।
यानी लंबवत होना शुरू हो जाता है। और ये जो लंबवत होना जो शुरू होता है छोटू, तो आप देखिए जो केंद्रक लंबवत विभाजन हो रहा है और ये यहाँ से सिकुड़ रहे हैं, ये यहाँ से क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। तो देखिए केंद्रक लंबवत विभाजन हो रहा है, यानी केंद्रक लंबवत विभाजन हो रहा है और इनकी शरीर की संरचना बीच से सिकुड़ रही है। ई भी लंबवत विभाजन हो रहा है, इनकी शरीर की संरचना बीच से सिकुड़ रही है। वही बात यहाँ पे है, केंद्रक यहाँ से बीच से जब सिकुड़ा है, यहाँ से जब सिकुड़ा है तो यह क्या करता है पता है, एक केंद्रक जो होता है ये वाला, वो सीधे पतली 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 कहीं पर दिखाई देती है और कहीं पर दिखाई नहीं देती है। और ये जो अपना जो है यह बीच से पूरा का पूरा धंस जाता है। और पूरा का पूरा धंसने के बाद आप देखिए एक केंद्रक इधर भी है, केंद्रिका इधर भी है, एक केंद्रक इधर भी है, केंद्रिका इधर भी है। और इसको क्या बोलते हैं, संकुचनशीलता। एक संकुचितशीलता इधर भी है और एक संकुचितशीलता इधर भी है। तो सभी के पास अपना अपना कुछ ना कुछ अंग आ गया है, इसी के लिए यह बीच से क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। और बीच से टूटने के बाद यह एक अलग आकृति बना लेते हैं। क्या करते हैं, यह एक अलग आकृति बना लेते हैं और एक नए क्या कर लेते हैं, पैरामीशियम का निर्माण कर लेते हैं। ये क्या कर लेते हैं, नए पैरामीशियम का निर्माण कर लेते हैं। तो छोटू इस प्रकार आप देखें कि एक टूटा तो एगो ई बटा एगो ई बटा, तो देखिए दो बट गया है, यहाँ से टूटा कितना, एक टूटा है लेकिन बटा कितना है, दो। तो इसी के लिए हम देख रहे हैं कि यहाँ पे केंद्रक तो लंबवत गति कर रहा है लेकिन यह बीच से क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। ये बीच से क्या हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। इसी के लिए इसको हम क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। क्या कहते हैं, अनुप्रस्थ द्विविखंडन। यानी कहने का मतलब इसका केंद्रक लंबवत गति करेगा और इसकी शरीर की संरचना वृत्ताकार पथ में टूटेगी। तो कोई पूछे छोटू तो इसके बारे में बोलिएगा। पैरामीशियम एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है, पैरामीशियम एक प्रकार का एक कोशिकीय जीव है। इसके शरीर के ऊपर पतली पतली रेखा पाई जाती है, कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे हम सीलिया कहते हैं। इसमें अंग कोशिकांग के रूप में केंद्रक मौजूद होते हैं। उसके बाद रिक्तिका मौजूद होते हैं जो इसके प्रचलन में मदद करते हैं। जब यह वैक्स अवस्था में आते हैं तो इनके जो शरीर का जो केंद्रक है वह लंबवत विभाजन करना शुरू कर देता है और शरीर की संरचना वृत्ताकार पथ पर विभाजन करना शुरू कर देते हैं। और इसी प्रकार यह नए क्या करते हैं, पैरामीशियम का निर्माण कर लेते हैं। छोटू उसके बाद अगला देखिएगा आप, क्या है आपका बहुखंडन। क्या है, बहुखंडन। तो अलैंगिक जन का सबसे पहला जो विधि था वो था आपका क्या, द्विखंडन। और इसमें आप क्या है, बहुखंडन। यानी कहने का मतलब वैसे जीव जो बिना किसी अन्य जीव के सहयोग से अपने शरीर को या अनंत संतान या अनंत भागों में बांटकर संतान का उत्पादन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बहुखंडन। जैसे में यहाँ पर अगर एक जीव है तो ये मेल है या फीमेल है वो तो पता नहीं है, लेकिन आएगा संतान तो वो इन्फिनिटिव आएगा। यानी कोई अनंत ने जितना हो सके उतना भाग में विभाजित कर देता है। तो उसके बाद यह भी प्रक्रिया पता पड़ा अमीबा में होती है। यह एक ही जीव में होते हैं, अमीबा में। तो आप बोलिएगा कि सर जी अमीबा में आप तो पढ़ाए थे द्विखंडन होता है, तो ध्यान से समझिएगा, दिल थाम के देखिए। सबसे पहले अगर बात किया जाए इसके बारे में तो देखिए एगो चीज़ आप बच्चा में पढ़ के होंगे, अनुकूल एवं प्रतिकूल। आप छोटू बताइए एगो चीज़, अगर आपके यहाँ अच्छा खासा खाना बना है तो आप होटल में खाने के लिए जाइएगा, नहीं जा सकते हैं। अगर आपके यहाँ खाना नहीं बना है तब ना आप होटल में जाइएगा खाने के लिए। यानी कहने का मतलब अगर आपके घर पे चावल दाल सब चीज़ बना हुआ है तो आप आराम से खाना खाइएगा। लेकिन अगला आदमी जिसके घर पे नहीं बना है वो तो कहीं पेट भरने के लिए जाएगा ना। तो देखिए आपके घर में खाना था तो आपका परिस्थिति क्या थी, अनुकूल थी, ठीक है। लेकिन आपके घर में खाना नहीं था तो आप कहाँ जाके खाए, होटल में खाए। यह आपका क्या था, प्रतिकूल स्थिति था। तो वही बोल रहा है जिस समय अमीबा की स्थिति अनुकूल होती है उस समय यह द्विखंडन विधि से क्या करता है, प्रजनन करता है। लेकिन जब यह प्रतिकूल स्थिति में होता है तब यह बहुखंडन से क्या करता है, गति करता है या प्रजनन करता है। वही बात है, कभी कभी क्या होते हैं इसकी स्थिति प्रतिकूल हो जाते हैं। जो है इसकी स्थिति प्रतिकूल होते हैं कि उसके ऊपर क्या करते हैं, इसकी संरचना गोलाकार होना शुरू हो जाती है। और गोलाकार होना जो है शुरू हो जाती है तो इसके ऊपर 3 लेयर का निर्माण हो जाता है। यानी 3 लेयर, यानी कहने का मतलब
3 परत का निर्माण हो जाता है इसकी रक्षा करने के लिए। और इसके अंदर में जो है छोटे छोटे जो केंद्रक होते हैं ना, केंद्रक, ये अपने अपने स्थान पर विद्यमान होना शुरू हो जाते हैं। और ये अपने अपने स्थान पर जब विद्यमान होना शुरू हो जाते हैं तो अपने साथ कोशिका द्रव को भी ले लेते हैं। केंद्रक जो होता है वो अपने साथ कोशिका द्रव को भी ले लेते हैं। और जो ही कोशिका द्रव को लेते हैं तो अगले स्थिति में अगर इनका स्थिति प्रतिकूल ही है तो ये क्या कर देते हैं, धीरे 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 बहुत समस्या के साथ साथ इसके अंदर साइटोप्लाज्म सूखना शुरू हो जाता है। और साइटोप्लाज्म जो ही सूखना शुरू हो जाता है तो इसका जो बाहरी लेयर है वह धीरे धीरे हटना शुरू हो जाता है। और धीरे धीरे हटने हटते अमीबा की आकृति अपने अपने केंद्रक के साथ साथ गोलाकार कर लेती है, गोलाकार कर लेती है छोटू। और जो ही गोलाकार करती है तो इसका बाह्य जो कॉस्पेट है यह कहलाता है छोटू अभी, यानी इसके टूटने से पहले की जो स्थिति होती है उसको बोला जाता है अमीबाब। यानी छोटे छोटे अमीबा का निर्माण हो चुका है लेकिन वह विकसित नहीं है। तो ये छोटे छोटे जो अपना अमीबा है ये टूटकर नए अमीबा का क्या कर लेते हैं, निर्माण कर लेते हैं। इस प्रकार अमीबा में बहुखंडन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। तो छोटू क्वेश्चन पूछा जाता है अमीबा में किस स्थिति में बहुखंडन की प्रक्रिया होती है, अनुकूल या प्रतिकूल? तो क्या बोलिएगा, प्रतिकूल। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन जो इसी में आता है, अमीबा में तो बहुखंडन होता है, इसके बाद एक और जीव है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। तो उसके बारे में समझिए। तो मल्टीपल डिवीजन ऑफ द प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के बारे में पढ़ते हैं। तो प्लाज्मोडियम में जो बहुखंडन होता है ना छोटू, तो वो आप 9th में पढ़ के आए होंगे, क्या कहते हैं, एक रोग आप पढ़ के आए होंगे, टीबी नहीं मलेरिया पढ़ के आए होंगे, उसमें आपको बताया गया होगा। देखिए सबसे पहले जो प्लाज्मोडियम जो होते हैं वो पाए कहाँ जाते हैं, सबसे पहला पाया जाता है मानव में, दूसरा पाया जाता है मादा एनाफिलीज में, पहला मानव में, दूसरा मादा एनाफिलीज में। तो इसमें जो बोला जाता है तो मानव में आरबीसी में पाए जाते हैं, उसके बाद लीवर में पाए जाते हैं, और इसके तो मादा एनाफिलीज के पूरा का पूरा बॉडी के अंदर पाया जाता है। अब ये क्या करता है सो देखिए, आप पढ़ के आए होंगे जो मच्छर जो होता है ना, मच्छर वो एक बार में खून को नहीं खींच पाता है। आप देखते हैं काटते हैं तो एक बार में खींच देता है, ऐसा नहीं है। वो क्या करता है, जो ही कोई आदमी को काटता है, काटने के लिए बैठता है, तो काटने के लिए जो ही बैठता है ना, तो वो अपने साथ एक थूक को मिलाता है, जिसको आप थूक बोलते हैं ना, वो थूक को मिलाता है। जब वो अपना वो गराने वाला जो होता है, काटने वाला होता है, उसको जब गराता है तो वो अपने साथ एक थूक को मिलाता है, एक रस को मिलाता है, जिस रस के अंदर प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं, जिस रस के अंदर प्लाज्मोडियम पाए जाते हैं। और प्लाज्मोडियम कहाँ गया, रक्त में, और रक्त कहाँ गया, संपूर्ण बॉडी में। और वो जो बॉडी में गया है तब किसका निर्माण कर लिया है, मलेरिया का। इस प्रकार मलेरिया का प्रभाव फैलता है। तो छोटू मिलते हैं अगले वीडियो में प्लाज्मोडियम में बहुखंडन के साथ साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। तो आपके सामने में 2 लाइन बोलना चाहूँगा कि जो आदमी पढ़ते हैं वो अपने मन लगा के पढ़िए, इधर उधर के चक्कर में नहीं पढ़िए, क्योंकि बोला भी जाता है कि देकर गुलाब कहा गया था टोकरी वाला, देकर गुलाब कहा गया था टोकरी वाला। अरे तुम मेहनत कर जाओगे यारो, तुम मेहनत करते रह जाओगे यारो, उसे ले जाएगा कोई सरकारी नौकरी वाला। इसी के लिए जल्दी कामयाब हो जाइए, कोई नौकरी वोकरी ले लीजिए, अच्छा से पढ़िए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।